Hello, everyone. लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? फ्लूइड्स का कहाँ तक कर लिया था भाई टॉपिक? क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तुम लोगों ने फ्लूइड्स के? सक्षम ने भी कर रहे हैं। सरफेस टेंशन, उससे पहले जो टर्मिनल वेलोसिटी वो पढ़ रहे थे ना, स्टोक्स थ्योरम, उसमें जो हम टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचे थे उसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। टर्मिनल वेलोसिटी क्या आती है? फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी डिराइव कर ली थी मैम। स्टोक्स लॉ किया था। स्टोक्स लॉ क्या था ना, एक सेकेंड। यहां तक पहुंच गए थे जिसमें स्टोक्स लॉ हमने क्या बताया था कि एक पॉइंट ऐसा आएगा, जैसे मान लो ये अपना ड्रॉप, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इस विस्कस, स्क्रीन शेयर कर दी क्या मैंने? हाँ कर दी। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस विस्कस फ्लूइड में इस ऑब्जेक्ट पे दो तरीके के फोर्स लग रहे होंगे। एक तो डाउनवर्ड्स में mg लग रहा होगा, ऊपर ड्रैग फोर्स लग रहा होगा विस्कस, और एक अपना जो बाउंड फोर्स लगता है fb लग रहा होगा। कुछ समय बाद जाके ये फोर्सेस किस में चले जाएंगे? इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे। इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे मतलब उसके बाद जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा? मतलब सेम उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि फोर्स बैलेंस हो गए। फोर्स बैलेंस हो गए यानी एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, लेकिन ये कुछ समय बाद जाके होगा। ठीक है, अगर मान लो वही तुमसे पूछते हैं कि ये टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे भाई? तो उस टर्मिनल वेलोसिटी को डिराइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या फॉर्मूला था सक्षम, डिराइव किया था तो बताओ। मैम स्टोक्स लॉ। वो तो तुम देखो, अब ये इक्वेशन बैलेंस करोगे क्या? एफ बी प्लस एफ वी ड्रैग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर। हाँ है ना, mg के बराबर हो जाएगा। मेरा ड्रैग फोर्स यानी विस्कस फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? mg माइनस बायोंट फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स कितना डिराइव करा था? मतलब ये तो फॉर्मूला ही है, 6 पाई ईटा आर इंटू आर वी। वी कौन सी है? टर्मिनल वेलोसिटी। वी टी कौन सी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी। एम क्या हो जाएगा? ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको इसमें विस्कस फ्लूइड में डाला गया है, इसका मास क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू डेंसिटी। तो मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रेडियस स्मॉल आर है, इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो मान लो डेंसिटी ऑफ बॉडी बी। तो मास क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम लिख लो 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी डेंसिटी बी, ग्रेविटी माइनस बायोंसी फोर्स क्या होगा जल्दी बताओ? बायोंसी फोर्स क्या बनेगा? जीरो जी। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड, तो सारा ऑब्जेक्ट इनसाइड है तो मास फिर से यही बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। क्या लिखूं? डेंसिटी किसकी लिखते हैं बायोंट फोर्स में बताओ? एफ बी जो आता है रो जी वी आता है ना, तो वी इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड, रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, याद है? तो यहाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिख सकती हूँ मैं, और फिर क्या लिख सकती हूँ? मल्टीप्लाई बाय जी। करेक्ट। तो ये हमने क्या डिराइव कर लिया? ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। यहां से मैं क्या कॉमन ले लू? 4/3 पाई आर क्यूब, जी कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा मेरे पास? डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या क्या कैंसिल हो गया देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई, आर से एक ये आर स्क्वायर बन गया, और कुछ कैंसिल हुआ? और तो कुछ नहीं हुआ। टर्मिनल वेलोसिटी किसके बराबर आ गई? 4/3 मल्टीप्लाई 6 अपॉन ईटा। ठीक है,
आर स्केयर जी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आएगा। ये तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी का। कुछ कैंसिल आउट वगैरह करके देख लो, कुछ और बचता हो तो। ये 2/T पे हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9 ईटा आर स्केयर डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू। तो टर्मिनल वेलोसिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है भाई? डेंसिटीज पर डिपेंड कर रही है, और यस मैम। radius, यानी उस बॉडी का शेप साइज क्या है उस पर डिपेंड कर रही है, उस बॉडी की डेंसिटी क्या है उस पर भी डिपेंड कर रही है, और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उस पर भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, लास्ट टाइम ये डिराइव करना रह गया था, वो आज हमने कर लिया है। बाकी किसी बच्चे को डेरिवेशन नहीं आती है तो ये बेसिक ये इक्वेशन लगानी तो आती है ना। बाकी तो सब बस बेसिक ही किया है, बोलो। यस मैम। यस हाँ, मैम। बाकी याद भी रख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपना टेंशन का फोर्स, सरफेस टेंशन। तो आज वही अपन ने पढ़नी है, सरफेस टेंशन। ठीक है, सब यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए होंगे, तुमने जिसने 2025 का पेपर उठा के किया है। 2025 में सबसे ज्यादा कहाँ से सवाल आए हैं? किस किसने किया है पेपर सॉल्व? संदीप, कहाँ से क्वेश्चन दिखे थे? हम्म, संदीप तुमसे पूछ रही हूँ भाई। यस मैम। क्लास में थे तुम? यस मैम। 2025 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? हम्म, फ्लूइड्स में से। हम्म, तुम क्लास में होते ही नहीं हो, कभी भी किसी का नाम देख लो, कोई नहीं बैठा होता क्लास में। संदीप तो आज तक मुझे क्लास में नहीं मिला, मैं जब भी नाम बोलती हूँ बैठता ही नहीं है ये। संदीप ठीक है, तुम क्लास से निकलो, फिर जब लेना ही नहीं होता तुमने क्लास, फिर क्या फायदा है क्लास में बैठ के, है ना। ठीक है, अगली बार से जो नहीं बोला उसको क्लास से निकाल दूंगी। क्लास में बैठते हो तो चार चार बच्चे आए, पर वही बच्चे आएंगे जो पढ़ेंगे। प्रिंस, तुमने पेपर सॉल्व किया था, कहाँ से थे क्वेश्चन 2025 में फ्रूट्स के? हम्म, हम्म, ठीक है। तो सरफेस टेंशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम्म, हाँ, ठीक है, जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन अलग एक टॉपिक है पूरा, तो आज पढ़ लेते हैं इसको। तो सुनो, सरफेस टेंशन क्या है? देखो, सरफेस टेंशन जो भी फ्लूइड्स है ना, वो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस के बीच में एक फोर्स है। ठीक है, उसी फोर्स की वजह से जनरेट होती है उसके सरफेस पे टेंशन। तो टेंशन क्या है? टेंशन एक कोहेसिव फोर्स है। देखो, कोहेसिव फोर्स क्या होती है? कोहेसिव फोर्स वो होती है जो किसके बीच में लगती है? सेम पार्टिकल्स के बीच में, है ना। अगर मेरे पास सेम पार्टिकल्स हैं, सेम पार्टिकल्स बोले तो जैसे वाटर वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, मरकरी मरकरी का मॉलिक्यूल हो गया, ग्लास ग्लास का मॉलिक्यूल हो गया, तो सेम तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं और उनके बीच में आपस में अट्रैक्शन हो रही है, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलेंगे? उसका नाम है यहाँ पे कोहेसिव फोर्स। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो वाटर मॉलिक्यूल की जो सरफेस होती है, वो सरफेस एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है ना, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। अब देखो, अब ये सरफेस टेंशन, मेरे पास यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब ये अपना सरफेस, इनका जो ऊपर वाला जो सरफेस एरिया होगा उसको क्या करना चाह रहे होंगे? कम करना चाह रहे होंगे, करेक्ट। तो सरफेस टेंशन से यहाँ पर ये भी हम लोग जान सकते हैं कि कोई भी जो फ्लूइड होता है वो अपना सरफेस एरिया क्या करना चाहता है?
कम करना चाहता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। जिसमें जितनी ज्यादा सरफेस टेंशन होगी जिस ऑब्जेक्ट में, उसमें उतना ज्यादा उसका एरिया क्या करना चाहेगा, वो स्मॉल करना चाहेगा। जैसे रेन ड्रॉप्स होती है ना, रेन की ड्रॉप्स जो होती हैं वो हमेशा स्फेरिकल शेप में ही क्यों होती है, क्योंकि स्फेरिकल शेप में जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो जैसे मान लो मेरे पास ये रेन ड्रॉप है, तो रेन ड्रॉप में क्या होगा, अंदर की तरफ क्या होगा, सिंपल सी बात है, लिक्विड की ड्रॉप है तो लिक्विड की ड्रॉप है तो लिक्विड होगा, एयर ड्रॉप है तो अंदर। हम्म तो जैसे ये हमारे पास कोई रेन ड्रॉप है, ठीक है। अब ये रेन ड्रॉप में यहाँ पर सपोज करो ये मेरे पास लिक्विड की ड्रॉप है, तो लिक्विड की ड्रॉप है तो अंदर लिक्विड ही होगा, सिंपल सी बात है। तो मान लो इसमें पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड भरा हुआ है तो इस लिक्विड में क्या करेंगे, ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस पे के अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगी। क्यों अंदर की तरफ क्यों लग रही है, क्योंकि टेंशन इसके सरफेस एरिया को क्या करना चाह रही है, कम करना चाह रही है। तो इसीलिए ये एक कैसी फोर्स लगाते हैं, तुम्हारा जो सरफेस है उस पर कैसी फोर्स लगेगी, इनवर्ट्स एक फोर्स लग रही होगी। अब मान लो बेटा मैंने यहाँ पर एक ऐसा ना थ्रेड लिया और वो थ्रेड यहाँ पे रख दिया, ठीक है, रैंडम शेप में एक धागा लिया और ये धागा यहाँ पे रख दिया। क्या कुछ समय बाद इस थ्रेड की शेप रीचेंज हो जाएगी या एज इट इज रहेगी, क्या होगा, देखो अब इस थ्रेड के अंदर भी वाटर है, सपोज लिक्विड है, और इस थ्रेड के बाहर भी लिक्विड है। अब दोनों लिक्विड अपना सरफेस एरिया कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपना सरफेस एरिया कम से कम रखना चाहती है, ठीक है। क्या होगा, अब ये लिक्विड बाहर की तरफ से इसको ऐसे अंदर की तरफ ऐसे फोर्स लगाएगा, देखो बाहर वाला लिक्विड, कि बाहर वाला लिक्विड अपना फोर्स कम करना चाहता है, और जो अंदर वाला लिक्विड होगा वो इस पर कैसे फोर्स लगाएगा, देखो सपोज करो मेरे पास ये थ्रेड है, अब इस थ्रेड के अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है, तो अंदर वाला लिक्विड उसको ऐसे खींचेगा, एक मिनट, हाँ, थ्रेड के अंदर वाला लिक्विड इसको इस तरीके से खींच रहा होगा, ठीक है, अंदर की तरफ, क्योंकि वो अपना एरिया कम करना चाहता है। थ्रेड के बाहर वाला लिक्विड उसको इस तरीके से खींच रहा होगा, क्योंकि वो अपना एरिया कम करना चाहता है, फ्लूइड। तो अगर मैं बोलूं है तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या आता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आता है बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स किस पे लग रही है, इस थ्रेड की लेंथ पे, और फोर्स कौन लगा रहा है, वही लिक्विड। तो जो लिक्विड अंदर है वही लिक्विड बाहर है, तो ये इनवर्ड और आउटवर्ड लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, जिसकी वजह से इस थ्रेड की जो शेप है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो ये तुम्हारे थ्रेड के अंदर वाला वाटर है उसको क्या कर देते हैं, या थ्रेड के अंदर जो भी लिक्विड है उसको क्या कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, सपोज उसको यहाँ से हटा दिया। अब बेटा जो थ्रेड के अंदर वाला लिक्विड है सपोज करो उसे हटा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर कोई लिक्विड नहीं है, तो अंदर उसको खींचने वाला फोर्स क्या हो गया, उसको अंदर खींचने वाला फोर्स चला गया। देखो यहाँ पे सेकंड जो डायग्राम था उसमें देखो, ये जो बड़ा करके दिखाया है, ये देखो ये वाला फोर्स हट गया ना, अब अंदर वाला, अब सिर्फ बाहर वाला मॉलिक्यूल इसको बाहर की तरफ खींच रहा होगा, तो ये तुम्हारा टेंशन फोर्स है। कुछ देर बाद देखोगे ये जो थ्रेड की रैंडम शेप है ये किस शेप में आ जाएगी, कुछ देर बाद सर्कुलर शेप में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इस पर क्या लगा, इस थ्रेड पर लगी टेंशन की फोर्स। तो ये होता है टेंशन। तो टेंशन अपने आप को क्या, टेंशन का फोर्स क्या है, ये एक कोहेसिव फोर्स है जो हर फ्लूइड के, सेम फ्लूइड है तो सेम पार्टिकल होगा, जैसे मरकरी का फ्लूइड है तो मरकरी मरकरी के बीच में, लिक्विड का फ्लूइड है तो लिक्विड लिक्विड के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो अपने आप को अंदर खींचना चाहती है, जिसकी वजह से ये फोर्स लगती है, बट ओनली सरफेस पे ही लगेगी, इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद बहुत सारे एविडेंस है, जैसे एक एविडेंस तो ये हो गया। दूसरा एविडेंस हम क्या सीखते हैं, दूसरा एविडेंस है इसका ये स्लाइडर वाला। दूसरा एविडेंस क्या कहता है, देखो मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये एरिया लिया, यहाँ पर मैंने एक स्लाइडर रख दिया, ये एक स्लाइडर है, स्लाइड कर सकता है।
यहाँ पर मैंने पानी या कोई भी फ्लूइड भर दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई फ्लूइड था जो यहाँ पर रख दिया। अब एक बात बताओ, ये है ए बी सी डी पॉइंट। अब जो ये फ्लूइड है बेटा, ये फ्लूइड अपना एरिया क्या करना चाहता है, ये फ्लूइड अपना एरिया कम करना चाहता है ना। अगर ये एरिया अपना कम करना चाहता है तो इस स्लाइडर पर ये बताओ कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा, ऊपर या नीचे? इस स्लाइडर ऊपर। ऊपर की मैम तरफ ऊपर की तरफ। लगाएगा, क्योंकि वो अब तभी तो एरिया कम कर पाएगा, सीढ़ी ऊपर खिसक जाएगा तो उसने अपना एरिया कम कर लिया। तो यानी इस स्लाइडर पर एक नेट फोर्स आई ऊपर की तरफ जो कि हमारी टेंशन की वजह से आई है। फिर हमने क्या किया, इस स्लाइडर पर एक वेट लटका दिया, कुछ एम मास का कुछ वेट लटका दिया। अगर इस स्लाइडर पर ऊपर कोई फोर्स ना होता तो ये इस एम मास को कैरी नहीं कर पाता और स्लाइडर गिर जाता। लेकिन हमने क्या देखा, इस स्लाइडर पर ये वेट इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब ये वेट गिरा नहीं। इसका मतलब सिंपल सी बात है, इस स्लाइडर पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। फिर से यहाँ से साबित हो जाता है कि फोर्स जो मतलब जो फ्लूइड्स हैं वो अपने आप का सरफेस एरिया क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक फोर्स लगती है जिसे टेंशन फोर्स बोला गया। तो यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है वो किसको बैलेंस आउट कर लेगी, तुम्हारी mg को, है ना, mg यानी तुम्हारे वेट को बैलेंस आउट कर लेगी। ठीक है, तो ये 2-3 एविडेंस है जो ये प्रूफ करते हैं कि सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करती है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये याद रखना, सिर्फ लेंथ पे ही लगेगी, क्रॉस जो उसका लेंथ होगा उसी लेंथ पर ये तुम्हारी जो सरफेस वो है सरफेस टेंशन उसी पे लगेगी। अब देखो सर, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्या सरफेस टेंशन किस किस चीज पर डिपेंड करती है? देखो अब फ्लूइड्स के क्वेश्चन अगर देखोगे तो थ्योरी से सवाल आए हैं, ठीक है, अजम्पशन रीजनिंग मल्टीपल चॉइस बना के तो क्वेश्चंस आए हैं थ्योरी से, तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, सरफेस टेंशन डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की ही प्रॉपर्टी है तो लिक्विड का नेचर क्या है उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। हो सकता है कि वाटर का सरफेस टेंशन कुछ अलग हो और मरकरी का कुछ अलग हो, ऑयल का कुछ अलग हो, सबका अपना सरफेस टेंशन अलग अलग है, ठीक है। और मीडियम पे भी डिपेंड करेगी, विच इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के दूसरी साइड कौन सा मीडियम लगा हुआ है उस पर भी सरफेस टेंशन डिपेंड करेगी। सेकेंड, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है तो सरफेस टेंशन घटेगी कि बढ़ेगी, बताओ? सरफेस टेंशन घटनी चाहिए ना, क्योंकि मैंने अभी सरफेस टेंशन क्या बताया कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्टिव हैं। अट्रैक्टिव है मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पर वो इस तरीके से, देखो ये रेड रेड बना रही हूँ, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही मैं इनको हीट प्रोवाइड करूंगी या जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर होना शुरू कर देंगे। इतना तो पढ़ाई होगा केमिस्ट्री में, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए जो कि सरफेस टेंशन का नाम ही था। सरफेस टेंशन का नाम ही था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, टेम्परेचर बढ़ा के वो अट्रैक्शन दूर कर दी तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए पूछा जाता है कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, इसमें से सरफेस टेंशन किसकी कम है? सरफेस टेंशन हॉट वाटर की कम है, और इसीलिए हॉट वाटर से कपड़े इजीली वॉश हो जाते हैं, है ना, इजी वॉश हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं इजी वॉश? हॉट वाटर कपड़ों को धोने के लिए ज्यादा बेटर है। क्यों क्यों बेटर है? क्योंकि सरफेस टेंशन कम कर देगा। आप देखो जो गंदगी भरी होती है वो कहाँ भरी होती है? पोर्स में, कपड़ों के पोर्स में होती है ना। अब उस पोर्स में वाटर मॉलिक्यूल अगर जुड़े हुए होंगे तो उनका साइज बड़ा होगा तो वो एंटर ही नहीं कर पाएगा, है ना। वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए होंगे तो उस पोर्स में इकट्ठे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड नहीं कर हो पाएंगे, जा ही नहीं पाएगा, तो गंदगी साफ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए, और अलग अलग हो गए तो उस छोटे से छोटे पोर्स में मॉलिक्यूल एंटर कर पाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा जो भी डर्ट होगा वो क्या हो पाएगी, क्लियर हो पाएगी। इसलिए हॉट वाटर को यूज किया जाता है ना। तो ये क्वेश्चन आते हैं। फिर ये इसमें ऐड हो जाता है कि सोप वाटर क्यों यूज करते हैं? सोप वाटर बताओ सरफेस टेंशन कम करेगा कि बढ़ाएगा? कपड़े धोने के लिए कम ही करेगा, तभी इजीली वॉश हो पाएगा। तो सोप वाटर भी सरफेस टेंशन को क्या करेगा, कम करेगा, सरफेस टेंशन को करेगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जो याद रखनी है, सरफेस टेंशन। अब देखो सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड दिया हुआ है, अगर हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे नमक हो गया, जो सब्सटेंस इजीली किसी भी लिक्विड में सॉल्युबल मतलब इजीली डिसॉल्व हो जाए, वो क्या करेंगे, सरफेस टेंशन को
बढ़ा देंगे, वो सरफेस टेंशन को बढ़ा देंगे। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल क्या होता है, जैसे वो है सोप, पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं होता ना, कुछ डिजोल्व हो जाता है, कुछ रह जाता है। तो जो कुछ इस तरीके से सब्सटेंस होंगे लाइक सोप, फिनोल, ये क्या करेंगे, सब सरफेस टेंशन को घटा देंगे। तो ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बन के पूछ सकते हैं, ये तीनों पॉइंट ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हैं ये तो सिर्फ। फिर आती है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होती है, बोलो। जैसे मान लो मेरे पास ये एक बीकर है, ये बीकर की सरफेस है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल, एक तो सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल है और एक बिल्कुल नीचे कोई मॉलिक्यूल है। तो मैं यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लेती हूँ, देखो, एक तो मॉलिक्यूल ए और एक यहाँ पर मॉलिक्यूल लिया हुआ है बी। अब ए और बी मॉलिक्यूल पे देखो क्या फर्क है। बी मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने वाले हर तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे भी होगा, है ना। तो हर तरफ से बी मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया जा रहा है। अगर देखूं ए पर, वहीं ए को सिर्फ अट्रैक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, नीचे की तरफ, ऊपर से कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, ऊपर की तरफ कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब है, अब देखो ऊपर जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं ऐसे तो है नहीं कि मैंने बाहर से लाके रख दिए हैं। भाई सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मैंने कहीं बाहर से लाके सरफेस पर रखे हैं। जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वही ऊपर आ रहे होंगे, जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वही कुछ समय में ऊपर आ जाते होंगे। तो इसका मतलब है जो नीचे से जो मॉलिक्यूल ऊपर आया होगा, उसने जो ये अट्रैक्टिव फोर्स जो उसको चारों तरफ से लग रही है उसको ओवरकम किया होगा, तभी ऊपर आया होगा, ओवरकम करके तब ऊपर आया है। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी लेके आया है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं से भी मिल सकती है उसको। तो वो मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर आएगा वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी एड ऑन करके ला रहा है। ठीक है, तो वही मॉलिक्यूल ऊपर टिक पाएंगे जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, वरना तो भाई नीचे वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको खींच लेगा पकड़ के, है ना। तो सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास क्या होगी, सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव व्हाट, हायर एनर्जी एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू क्या बोलेंगे, एज कंपेयर टू इनर मॉलिक्यूल्स या बीनीथ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो अंदर वाले मॉलिक्यूल, सरफेस एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंशन क्या लिखते हैं, फॉर्मूला याद रखो, ये डेरिवेशन छोटू सी है, हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है सरफेस एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ टेंशन, तो टेंशन हो जाता है, सरफेस टेंशन की ही बात कर रही हूँ, सरफेस टेंशन हो जाती है बेटा यहाँ पे सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी कुछ नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी ही है। ठीक है, सरफेस एनर्जी अपॉन चेंज इन एरिया, देखो ये इंपॉर्टेंट था, एस अपॉन ए पढ़ा देते हैं ना, तो ये एस अपॉन डेल्टा ए आएगा, ये याद रखना, ये एरिया का चेंज है कि कितना एरिया में चेंज हुआ है। क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर बेटर समझ में आएगा। तो सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन देख लो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ये भी बोल सकते हो कि ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर एक टेंशन की फोर्स एक्स्ट्रा लग रही है, उसी फोर्स को इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखोगे और वही पोटेंशियल एनर्जी क्या काम करेगी, सरफेस एनर्जी बन जाएगी। दैट्स इट। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हुआ सरफेस एनर्जी अपॉन चेंज इन एरिया, ये रहा। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर दोगे सर? सरफेस एनर्जी का अभी के लिए गौरव तुम बस फॉर्मूला याद रखो, सरफेस टेंशन को क्या डिनोट करेंगे, सरफेस एनर्जी अपॉन चेंज इन एरिया, या चेंज इन एरिया बोल लो या इंक्रीज इन एरिया बोल लो, एक ही बात है। जैसे यहाँ पर इंक्रीज इन एरिया दिया हुआ है, तो जब एरिया का फॉर्मूला आएगा तो चेंज इन लिखेंगे कि कितना चेंज हुआ है, यानी ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। मैम सरफेस एनर्जी कैसे निकालेंगे? हाँ, ये सरफेस एनर्जी, देखो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आया है सरफेस एनर्जी अपॉन, एक सेकेंड, वेट वेट वेट, हाँ ठीक है ना, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या आया है, सरफेस एनर्जी अपॉन चेंज इन एरिया। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा,
सरफेस एनर्जी सरफेस का फॉर्मूला बनेगा टेंशन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए। चेंज इन एंगल। तो ये सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा। ये याद रखने हैं, दो फॉर्मूले हो गए तुम्हारे पास। एक सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ, और एक सरफेस एनर्जी अपॉन चेंज इन एरिया, है ना। ये दो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं तुम्हें सरफेस टेंशन के। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट होता है। ये वाला क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता कितनी बार रिपीट हुआ, 2025 में भी आया है। क्या कह रहा है देखो, 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स हैं, छोटी छोटी 1000 ड्रॉप्स हैं। ये इनकी रेडियस r है और ये कंबाइन होके एक बड़ी ड्रॉप बन जाएंगी। भाई कंबाइन हो गई ना, कौन सा फोर्स लग रहा है क्योंकि इनके बीच में, बोलो। कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स है? कोहेसिव। वाटर वाटर मॉलिक्यूल है ना, तुमने देखा होगा बहुत सारे छोटे 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 ड्रॉप पड़ी होती है वाटर की, मिलके एक बड़ी बन जाती है कुछ समय बाद, देखना। तो ये वाटर में कोहेसिव फोर्स की वजह से, तो एक बड़ी ड्रॉप बन गई। मान लेते हैं बड़ी ड्रॉप की वॉल्यूम r है, तो तुम्हें पता है r और अगर कैपिटल R के बीच में रिलेशन चाहिए तो वॉल्यूम शुड बी कंजर्व। वॉल्यूम तो भाई यहाँ भी कंजर्व रहेगा ना बेटा, तो कैसे करोगे बताओ? वॉल्यूम इनिशियल शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। इनिशियल वॉल्यूम क्या था? फाइनल 4/3 पाई, हर एक ड्रॉप की रेडियस स्मॉल r थी क्यूब, लेकिन मेरे पास ड्रॉप कितनी थी? 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। फाइनली बड़ी ड्रॉप बन गई 4/3 पाई, बड़ी ड्रॉप का रेडियस r मान लो क्यूब, तो ये कट गया। तो भाई ये कितना आ गया भाई, देख लेना बेटा। मैम r/10 1000 की r क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल कैपिटल R/10। तो क्या करोगे? कैपिटल R 10r के बराबर आ जाएगा, है ना, आराम से। तो हमने Yes, सबसे ma'am. पहले रेडियस निकाल ली। अब सवाल में देखो, सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है फाइंड द डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, कि सरफेस एनर्जी में कितना डिक्रीज हुआ है ये बताइए। सरफेस एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट हुआ है ये बता दो। तो सरफेस एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है? सरफेस एनर्जी का डिक्रीज होना। इसका मतलब देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? टेंशन इनटू एरिया। अगर एनर्जी डिक्रीज हुई है तो इसका मतलब जो फाइनल वाला एरिया होगा, कैसे लिखोगे? देखो लिखते हैं, चेंज इन एनर्जी यू लॉस। अगर लॉस हुआ है इसका मतलब इनिशियली एनर्जी ज्यादा होगी माइनस ई फाइनल, यही होगा। फाइनली कम हो गई होगी, यस और नो? फाइनल कम होगी, इनिशियल ज्यादा होगी, तभी तो लॉस बोलेंगे किसी चीज को। अब देखो करो फिर, इनिशियल फॉर्मूला क्या है? इनिशियली एनर्जी का क्या लिखोगे आप? टेंशन एज इट इज। इनिशियल एरिया बताओ कितना होगा? एक वाटर ड्रॉप का एरिया कितना होगा बताओ? इनिशियली 1000 है, एक वाटर ड्रॉप का एरिया कितना होगा? स्फेरिकल शेप में होता है वाटर की ड्रॉप, स्फेरिकल 4 शेप pi में r होती है तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। R। लेकिन मेरे पास कितनी ड्रॉप है? 1000 है, तो 1000 ड्रॉप का एरिया लोगे ना, मल्टीप्लाई Yes. 1000 माइनस फाइनल। बताओ क्या होगा? टेंशन तो कॉमन है, बाहर निकाल ली, फिर क्या होगा? बड़ी वाली ड्रॉप का मैम एरिया 4 pi कैपिटल आर, R कैपिटल आर मेरी 10r के बराबर है, तो 10r का होल स्क्वायर। बोलो, निकाल लेंगे यहां से एनर्जी लॉस? एनर्जी लॉस निकाल लेंगे? यस मैम। हाँ। अब देखो यहाँ पे ये भी बताया है कि दिस एनर्जी लॉस विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट, सो इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉप कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस। अब मान लो अगर इसमें अब सवाल आ जाए, ये तो तुमने एनर्जी लॉस निकाला है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया मेरा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला, कि इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी माइनस कर दी। फॉर्मूला मैंने TA निकाला है, TA इनिशियल माइनस TA फाइनल, और तो कुछ नहीं किया ना बेटा जी। अब जो ये एनर्जी लॉस हुई है ये कहाँ दिख जाएगी मुझे? हीट की फॉर्म में। तो हीट में कल ही मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होती है? वहां पर mc डेल्टा टी थी, यहाँ पर ये कौन सी है? स्पेसिफिक हीट। सेम चीज है, वहां C से डिनोट किया होता है, यहाँ S से, तो ms डेल्टा टी। इसको किसके बराबर कर देना? जो ये तुमने डेल्टा यू लॉस निकाला है ना, इसके बराबर कर देना। तो यहाँ से तुम्हारा डेल्टा टी भी आ जाएगा, कि टेम्परेचर का जो चेंज हुआ है डेल्टा टी वो किसके बराबर है? अपॉन में मास इनटू स्पेसिफिक हीट से डिवाइड कर देना। क्लियर हुआ ये बात? देखो ये फॉर्मूला ms डेल्टा टी, किसका फॉर्मूला है ms डेल्टा टी? कल पढ़ाई थी, दो हीट, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट।
तो ms डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है, ठीक है। पढ़ी होगी अभी तुमने, सर ने पढ़ाई है तुम्हें ये, ठीक है। स्पेसिफिक हीट दो तरीके की होती है, सीपीसीवी करके, स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? एनर्जी, एनर्जी बेसिक समझ में आया, टेंशन का, एनर्जी एनर्जी, तो बस इतना बेसिक था, ठीक है। फिर देखो ये है शेप ऑफ लिक्विड सरफेस। शेप ऑफ लिक्विड सरफेस क्या बताता है, देखो मान लो तुमने कोई इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पिछली साल 2025 में क्वेश्चन आए तो थे, बट बहुत डिटेल में नहीं गया था। यही ऐसा टॉपिक था जो अनटच था 2025 में, ठीक है। तो होपफुली 2025 में 26 में आ जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा अगर फ्लूइड से पूछा तो। शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस क्या होता है, जब भी आप किसी ट्यूब में वाटर को डालोगे, अब दो तरीके की चीजें होंगी, देखो जैसे एक तुमने यहाँ पर वाटर फिल किया है, लेकिन ये जो ट्यूब ली है वो किसकी ट्यूब है भाई, ग्लास की ट्यूब, ध्यान से समझना, ग्लास की ट्यूब। अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा बेटा, वो किस किस के बीच में लग रहा होगा, एक तो वाटर वाटर के बीच में, हेलो, वाटर वाटर के बीच में लगेगा ना, यस मैम। वाटर वाटर के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे आप क्या नाम देते हैं, कोहेसिव। अब एक लग रहा होगा वाटर और ग्लास के बीच में, भाई दो ही Yes, चीजें हैं, वाटर 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 ग्लास, वाटर और ग्लास के बीच में जो लगेगा उसे क्या नाम देंगे हम, अडहेसिव फोर्स। adhesive. हाँ वेरी गुड। अडहेसिव फोर्स क्या होता है बेटा, अडहेसिव फोर्स वो फोर्स है जो दो अलग पार्टिकल्स के बीच में लगता है, यानी जो दो अलग अलग, कुछ और बोलने वाली थी, जो दो अलग अलग चीजें हैं ना, जैसे ग्लास वाटर, वाटर मरकरी, है ना। जैसे अब तुम फेविकॉल लेके आते हो, फेविकॉल जो आती है चिपकाने की, उसके ऊपर देखना क्या लिखा होता है फेविकॉल के ऊपर, अडहेसिव फोर्स। अडहेसिव मतलब अब फेविकॉल, फेविकॉल से फेविकॉल तो नहीं चिपकाओगे, कुछ और ही चीज चिपकाएंगे। जैसे फेविकॉल से क्या चिपकाएंगे, कॉपी चिपका रहे हो, तो फेविकॉल और कॉपी के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, अडहेसिव फोर्स, है ना। तो अडहेसिव फोर्स वो फोर्स है जो अपोजिट पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रांगली लग रहा होता है। तो यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं। अब देखो होता क्या है, पहली वाली में तुम्हें दिख रहा है कि जो पहला ट्यूब है उसमें जो वाटर का शेप आया है वो कौन सा शेप आया है, बोलो, ये वाटर का शेप कौन सा है, कॉनकेव। इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिनिस्कस, क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिनिस्कस बोलेंगे। यानी जो ये शेप आई है ये कैसी आई है, कॉनकेव आई है, ठीक है। एक सेकेंड, हेलो क्लास में हूँ, आज नहीं होंगी, बैक टू बैक है क्लास, हाँ ठीक है। तो कनकेव मिनिस्कस बना, ओके। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में कैसा मिनिस्कस है, हॉरिजॉन्टल है, यानी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। थर्ड वाले में देखो बेटा कैसा बना हुआ है शेप, थर्ड वाले में शेप ऐसे ऊपर की तरफ, ये कौन सा है, कन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ये हुआ कॉन्वेक्स मिनिस्कस। अब ये कन्वेक्स मिनिस्कस, कॉनकेव मिनिस्कस, इनके पीछे भी रीजन छुपा हुआ है कि कब तुम मिनिस्कस, अब देखो यहां से भी थ्योरी बन सकती है, थ्योरी का ही पोर्शन है कि कनकेव मिनिस्कस क्यों बना, कन्वेक्स मिनिस्कस क्यों बना, ठीक है। अब देखो क्यों बना, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहले तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट का, किसका, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, देखो एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड, देखो ध्यान से देखो, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, जो लिक्विड की सरफेस है उस पर टेंजेंट बनाओ, और जो सॉलिड की सरफेस है उस पर टेंजेंट बनाओ, उनके बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई होगी, है ना। देखो कैसे यहां पर समझाती हूँ, अरे यार ये क्या लगा रखे हैं? देखो सुनो, सपोज करो मेरे पास यहाँ पर वाटर
या कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है, मैंने यहाँ पर लगा दी एक ट्यूब, ठीक है, ये ट्यूब लगा दी। इस ट्यूब ने जो वाटर की शेप कर दी, ये कैसी शेप है बताओ, पहले तो ये शेप बताओ कैसी है, कौन सी शेप है ये? कॉनकेव शेप है, कॉनकेव ऐसी तो बनती है ना? Yes. इस तरीके की शेप बनाने की कोशिश करी। अब मुझे यहाँ पे एंगल बनाना है। अब एंगल क्या था, ध्यान से सुनो, लिक्विड और सॉलिड सरफेस पर टेंजेंट बनाओ। तो लिक्विड की सरफेस ये है, देखो ये लिक्विड है, इस लिक्विड की सरफेस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं। इस लिक्विड की सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ करो। देखो मुझे ये जो कांटेक्ट है ना, मुझे इस कांटेक्ट पे काम है। जो मेरी ये लाल कलर से मैंने जो वो बनाई हुई है ट्यूब, और उसके टच में वाटर है, तो यहां से सारा काम निकल के आएगा। तो इसी की सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो ये लिक्विड का टेंजेंट हो गया, लिक्विड का टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। दूसरा एक तो हो गया लिक्विड का टेंजेंट, ध्यान से सुन लेना, एक बार में समझ में आ जाएगा। दूसरा किसका टेंजेंट होगा, लिक्विड का, दूसरा सॉलिड का टेंजेंट। ठीक है, सॉलिड का टेंजेंट का मतलब है जो तुम्हारी ट्यूब है उसका टेंजेंट, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो। कैसे होगा उसका टेंजेंट ड्रॉ, कुछ इस तरीके से हो जाएगा उसका टेंजेंट। लिक्विड का तो टेंजेंट ऐसे ही होगा। अब बात आती है कि डायरेक्शन कहाँ लेनी है, ठीक है, एरो कहाँ बनाएं। अब बात आती है एरो कहाँ बनाएं। तो देखो लिक्विड का टेंजेंट बनाओगे तो अवे फ्रॉम सॉलिड बनाना। अवे फ्रॉम सॉलिड मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, देखो ये मैंने वाटर के लिए बनाया था ना, तो सॉलिड से अवे बना दिया, ठीक है, सॉलिड से दूर। सॉलिड का टेंजेंट कहाँ बनाना है, टुवार्ड्स लिक्विड। ये नहीं समझना तुम्हें, मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रही हूँ, ये तुम्हें याद नहीं रखना। जो याद रखना हुआ है होगा वो मैं बता दूंगी, बट अब ये समझने के लिए समझ लो। अब इसका ये टेंजेंट बना यहाँ पर, तो मेरे को एंगल मैंने बोला था यही थीटा है, लिक्विड टेंजेंट और सॉलिड टेंजेंट के बीच का एंगल, यानी दिस इज थीटा। ठीक है, इसको देखो थोड़ा सा ना टच कर लो इससे, कहां से, इससे टच कर लो ऐसे, तो ये बन गया मेरा थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या बना है बेटा, थीटा बताओ 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है कि 90 से कम दिख रहा है? मैम 90 से कम। हाँ, थीटा इज लेस देन 90। तो पहली चीज तो ये पता चल गई कि अगर मिनिस्कस कनकेव है तो थीटा जो होगा 90 से तो 90 से तो कम बनेगा, यानी एक्यूट एंगल आएगा। मिनिस्कस फ्लूइड आया। अब ये याद रखना, जो मिनिस्कस फ्लूइड होगा वो इस सॉलिड को, वो इस सॉलिड को क्या नहीं करेगा, वेट नहीं करेगा। उसका रीजन भी पूछोगे फिर तुम, है ना, कि सॉलिड को वेट क्यों नहीं करेगा, पूछोगे कि नहीं पूछोगे? हाँ, एक मिनट, अभी लिखो कि अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो एक्यूट एंगल बना मिनिस्कस फ्लूइड। मिनिस्कस कौन सा बनेगा, कनकेव मिनिस्कस बनेगा, कनकेव मिनिस्कस बना। ऊपर से लिखना क्या, ये चीजें याद रखनी है, ये देखो ये याद रखना है, थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल है, तो मिनिस्कस कैसा बनेगा, कनकेव बनेगा। और कनकेव मिनिस्कस की प्रॉपर्टीज क्या है, अब वो देखो। कनकेव मिनिस्कस की प्रॉपर्टी है कि ये वाला जो फ्लूइड है, ये वाला जो फ्लूइड होगा वेट नहीं करेगा, ऐसे लिख लो, डज नॉट वेट सॉलिड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो ये ट्यूब है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या फ्लूइड वाला जो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स कम है कि ज्यादा है? कम है। हाँ, मैम कम यही है। है सारा खेल, यही खेल है सारा, कि कनकेव मिनिस्कस फ्लूइड में क्या होगा, फ्लूइड डज नॉट वेट सॉलिड, सॉलिड को वेट नहीं किया। ठीक है, अब और देख लेते हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर डायग्राम बना हुआ था प्यारा सा, ये रहा देखो, कनकेव का सेकंड है ना, कनकेव वाला, देखो ये कनकेव का डायग्राम है। ठीक है, कनकेव के डायग्राम में क्या बन रहा है, अब देखो यहाँ पर मैं सिखा देती हूँ।
अब देखो यहाँ पर दो तरीके की वो बन रही है, क्या दो तरीके की फोर्स हैं, एक तो वाटर वाटर के बीच में और दूसरी वाटर और ग्लास के बीच में। बात समझ में आई? दूसरी वाटर और ग्लास के बीच में, वही तो बताई थी, या तो वाटर वाटर और एक वाटर ग्लास के बीच में फोर्स लग रही है। तो क्या होगा बताओ वाटर और ग्लास के बीच में? यहां पर क्या होगा कि जो अडहेसिव फोर्स है अ, वो क्या होगी कंपैरेटिव टू, यानी ये याद रखनी है, यानी जो फोर्स है बिटवीन ग्लास और वाटर वो ज्यादा हो जाएगी बिटवीन फोर्स बिटवीन वाटर वाटर। अगर यहां पर ये चीज फॉलो हो जाए कि अडहेसिव फोर्स एज कंपेयर टू कोहेसिव ज्यादा हो गया, तो कौन सा मिनिस्कस बनेगा? कनकेव मिनिस्कस बनेगा। ये चीज याद रखनी है, कनकेव मिनिस्कस बनाना है। ठीक है, बोलो। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर ये ट्यूब है, इस ट्यूब में यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड पे फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस लिक्विड पे? एक तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, है ना? तो उस अट्रैक्टिव फोर्स से तुम्हारी अडहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो जहां अडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाए वहां कनकेव मेनिस्कस बनता है। फिर देखो यही है, बस एक समझ लो फिर सारे समझ में आ जाएंगे। अगर दूसरे वाले में क्या हो रहा होगा, जहां हॉरिजॉन्टल बना है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अडहेसिव फोर्स किसके बराबर होगी? कोहेसिव के बराबर होगी। तो जो मिनिस्कस बनी है वो कैसी बनी है? हॉरिजॉन्टल। तीसरे वाले में बता दो क्या हो गया होगा, थीटा कन्वेक्स बना है तो थीटा 90 डिग्री से तो ज्यादा बनेगा। और ये वाला क्या करेगा लिक्विड, ये वाला लिक्विड किसको कर देगा? वेट कर देगा कि नहीं करेगा इसको, सॉलिड को, है ना? और तीसरा यहां पर कौन सी फोर्स ज्यादा हो जाएगी? कोहेसिव फोर्स एज कंपेयर टू अडहेसिव ज्यादा हो जाएगी। बोलो कहाँ गया यार? हाँ, तो थर्ड वाले में कोहेसिव फोर्स अडहेसिव से ज्यादा है। ये तीन चीजें तुम्हें याद रखनी है। अपनी कॉपी में नोट कर लो ये पॉइंट, जो तीन ये लाइन लिखवाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिनिस्कस की थ्योरी के फॉर्म में पूछ लेगा भाई वो। लिखो फटाफट। मैम अडहेसिव फोर्स वही होती है ना जो दो डिफरेंट पार्टिकल के बीच में लगती हाँ, है। अडहेसिव वो होगी जो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में लगेगी। ठीक है, तो इसी डायग्राम को देखो, अगर मैं यहाँ बनाती हूँ ये वाला डायग्राम, एक और डायग्राम बनाने की आवश्यकता है, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने दिखाया कि वाटर जो है इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से शेप में आया था, है ना? तो अभी यहाँ पर एक तो जो थी फोर्स लग रही थी, जो वाटर जो आपने यहाँ पे लिक्विड टेंजेंट बनाया, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो है वाटर वाटर के बीच में, यानी कोहेसिव फोर्स। ठीक है, यहाँ पर मेरी एक ये ट्यूब भी लगी हुई है, ट्यूब और वाटर के बीच में कौन सा फोर्स होगा? देखो ये ट्यूब है और ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी है, ये वाटर मॉलिक्यूल को ग्रीन इससे बना देती हूँ, रेड रेड से। इसके बीच में अडहेसिव फोर्स है जो अभी तुमने बताई थी, जिसे हम बोल रहे हैं फोर्स बिटवीन ग्लास और वाटर। तो कौन सी फोर्स ज्यादा है कनकेव में? जल्दी बोलो। GW वाली। तो यानी रिजल्टेंट जो होगा वो किसके नजदीक आएगा? GW के नजदीक, यानी F नेट यहाँ आया, या F रिजल्टेंट बोल लो इसको, F रिजल्टेंट यहाँ आया। अब एक चीज और सुनना, मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास के लेक्चर में क्या बताया था
फर्स्ट क्लास के लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि बेटा जो फ्लूइड की जो फ्री सरफेस होती है, फ्लूइड की फ्री सरफेस किसके परपेंडिकुलर बनती है? किसके? ए नेट के परपेंडिकुलर। याद है कि एक्सेलरेशन का नेट जहां आएगा उसके परपेंडिकुलर फ्री सरफेस बनानी पड़ेगी। अब तुम खुद देखो, अगर इसका एफ नेट यहां आया है तो अगर ये जो तुम्हारी जो वाटर की सरफेस है तो उसको इसके परपेंडिकुलर बनने के लिए उठना पड़ेगा कि नहीं उठना पड़ेगा? ऐसे तभी तो परपेंडिकुलर हो पाएगी सरफेस। तो इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल राइज किया है ना, वाटर मॉलिक्यूल क्या किया, इसका लेवल राइज किया ना ऊपर की तरफ कनकेव बनाने के लिए, हाँ या ना? अरे बोलो, अब समझ आई ये टॉपिक? तो लिक्विड लेवल क्या करेगा यहाँ पर? राइज भी करेगा। ये भी एक पॉइंट हो गया कि लिक्विड लेवल राइज कर जाएगा। अब बताओ कहां पर किसी को कोई इश्यू है? मैं वो एक बार बता दूंगी, देखो ध्यान से। मैं करिए लास्ट वाला दोबारा समझा नहीं, हाँ राइज वाला। हाँ, मैं बताती हूँ। देखो अब तुम्हें यहाँ पे दो तीन चीजें याद रखनी है। पहली, कनकेव मिनिस्कस बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो। कनकेव मिनिस्कस में अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट आता है कि व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, पहली बात एंगल ऑफ कांटेक्ट है एंगल बिटवीन लिक्विड की सरफेस पर टेंजेंट बनाओ सॉलिड की सरफेस। सॉलिड की सरफेस क्या है? जो वो ट्यूब है वो सॉलिड है। सॉलिड की सरफेस पर टेंजेंट बनाओ, उनको आपस में, उनके बीच में बनने वाला एंगल इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। दूसरा, कनकेव में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 90 डिग्री से कम होगा। कनकेव मिनिस्कस में अडहेसिव फोर्स कोहेसिव से ज्यादा होगी। लिखो, कनकेव मिनिस्कस में अडहेसिव फोर्स कोहेसिव से ज्यादा है। क्लियर हुआ? अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो एफ रिजल्टेंट वाला डायग्राम बनाया है, ध्यान से सुनो। ऐसा क्यों हुआ है? तुमने पूछा ना कि मैम ये कनकेव शेप क्यों बनी? कनकेव शेप बनने का रीजन ही ये है क्योंकि मेरा नेट फोर्स देखो किसकी टुवर्ड्स आ गया। हेलो, अरे मेरे बेटा सुनो तो रहे नहीं हो। देखो कितना इजी हो गया, अब तो बहुत इजी हो गया। अब कहीं पे खाली पेज मिले तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं। देखो मेरे पास ये सिंपल सी सरफेस है, यहाँ पर अभी सिर्फ एक ग्रेविटी एक्ट कर रही है ना। तो इस वाटर की सरफेस मैंने क्या बताई थी कि फ्लूइड की सरफेस परपेंडिकुलर टू ए नेट होगी फर्स्ट क्लास में, याद है? तो यहां पर ये Yes. परपेंडिकुलर टू ए नेट ऐसे हो गई। ठीक है, अब सुनो, अगर मेरा ए नेट कहीं इस तरीके से आ रहा है, ए नेट कहीं इस तरीके से आ रहा है, तो वाटर की सरफेस अब परपेंडिकुलर ऐसे बनेगी ना, इस तरीके से। तो अब ये यस मैम। सरफेस बनी इस तरीके से। ठीक है, अब सुनो, अब कोहेस इस वाले में क्या हुआ? इस वाले में ये मेरी ट्यूब है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये ग्लास ट्यूब है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसी फोर्स लग रही है? GW। वही तो से ये कहां पे बनाई थी मैंने? देखो यहां पर इस तरीके से ये फोर्स लग रही है बिटवीन वाटर एंड वाटर। अब सॉलिड सरफेस यहाँ है और वाटर यहाँ है, तो सिंपल सी बात है फोर्स ऐसे लगेगी। ठीक है, ये फोर्स लगी यहाँ पर, कौन सी फोर्स? FGW। नेट कहाँ आएगा? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि यहाँ पर GW वाली फोर्स WW से ज्यादा है। यहाँ पर ये आया मेरा एफ नेट। अगर ये एफ नेट है तो बेटा इस फ्लूइड को अब हॉरिजॉन्टल थोड़ी रहने देगा। अब ये फ्लूइड हॉरिजॉन्टल रहेगा क्या? ये फ्लूइड हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। अब इस सरफेस के इस एफ नेट के परपेंडिकुलर बनेगी। जो सरफेस, जो वाटर का लेवल है ना, वो वाटर लेवल की जो सरफेस आएगी वो सरफेस इस एफ नेट के परपेंडिकुलर आएगी। तो इसीलिए क्या करेगा ये वाटर लेवल, अब यहाँ पर एक्यूरेट डायग्राम देखो, यहाँ बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे ये रहा, ये वाटर लेवल की सरफेस बनती जो मैंने यहाँ बनाया है ये वाला। तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनेगी ना, ऐसे, ये वाला जो बनाया है। तो ऐसे बनने के लिए इस वाटर लेवल को ऐसे उठना पड़ेगा। गॉट इट? तो वाटर लेवल ऊपर उठ गया। बात गॉट समझ में आ गई? तो ये है मेरा कॉनकेव मिनिस्कस।
और अब बताओ कन्वेक्स में क्या हो जाएगा, इसका सब कुछ उल्टा हो जाएगा। कन्वेक्स मेनिस्कस में क्या होगा, एंगल 90 डिग्री से ज्यादा। कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी एडहेसिव से। ये तुम्हारा लिक्विड को क्या नहीं कर पाएगा, ये वाला लिक्विड को वेट कर पाएगा, है ना, ये वाला नहीं कर पा रहा था, ये कर देगा। हाँ, वेट द सॉलिड। हाँ, बस यही प्रॉपर्टीज है। और जो हॉरिजॉन्टल वाला है, यहाँ सिंपल सी बात होगी, एफ एडहेसिव अपॉन जो कोहेसिव है वो बराबर हो रहे होंगे एक दूसरे के। बैट करेगा वो क्या कह रहे हो, सेकंड वाला ये बैट करेगा पर पेन वो प्लेन वाला। और जो सेकंड वाला है इसमें फोर्सेस बराबर है, तो ये भी कर सकता है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल आपस में जितना अट्रैक्ट करेंगे उतना सॉलिड अपने आपस को कर लेगा, तो कर सकता है ये भी, ठीक है, कर लेगा। देखो अब यहाँ पर तुम्हें देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने ये ध्यान से नहीं पढ़ा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इफ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री इन सेकेंड फिगर, थर्ड फिगर में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, यानी कन्वेक्स वाले की बात हो रही है। कन्वेक्स में देखो क्या लिखा है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन लिक्विड ड्रॉप इज पुट ऑन द, एक सेकेंड, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट व्हेन लिक्विड ड्रॉप इज पुट ऑन द प्लेट शोन इन द फिगर। अच्छा, यहाँ नहीं, लिक्विड ड्रॉप इज पुट ऑन द, ठीक है, ये कुछ और है, ये वाला नहीं पढ़ना। तो जो शेप है सॉलिड सरफेस की, इसको ही मिनिस्कस बोला है। तो मिनिस्कस का जो शब्द है वो शेप के लिए लगाया है। मिनिस्कस एक शब्द है जो शेप, यानी कनकेव शेप, हॉरिजॉन्टल शेप, कन्वेक्स शेप, ठीक है, दैट्स इज रिप्लेस्ड बाय मिनिस्कस। गॉट इट। मिनिस्कस एक भारी भरकम शब्द है, उसका मतलब वैसे एक शेप से ही है। बोलो, ये चीज समझ में आ गई, अब डरोगे तो नहीं इस चीज से, थ्योरेटिकली आया था क्वेश्चन। तो अगर थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, तो वहां पर अगर कोई मिनिस्कस बनेगा तो वो मिनिस्कस कैसा बनेगा, वो बता दोगे ना कैसा बनने वाला है, ये चीज लिख लेना, ठीक है। मैम मैम जो एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होगी। हाँ, दोनों अट्रैक्टिव हैं, एडहेसिव और कोहेसिव दोनों अट्रैक्टिव फोर्स है, बस फर्क इतना है, कोहेसिव सेम, एडहेसिव अपोजिट पार्टिकल्स, उसमें पार्टिकल अलग अलग है, कोहेसिव में सेम पार्टिकल है, मतलब एक ही सब्सटेंस के पार्टिकल है ना। ये रहा लिखा हुआ है, अट्रैक्शन का फोर्स सेम सब्सटेंस, अट्रैक्शन का फोर्स डिफरेंट सब्सटेंस। हाँ बोलो। मैम जो कन्वेक्स मेनिस्कस है ना मैम, वो उसको वेट क्यों करेगा, तो मैं समझ नहीं आया। वेट क्यों करेगा, करेगा ना, ये Yes, ma'am. प्रॉपर्टी है, ये याद रख लो, अब दोबारा फिर एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी चीजें। वेट करेगा इसमें, ठीक है, वो वेट सॉलिड को वेट कर देगा, सेकंड वाला, कन्वेक्स वाला, ठीक है। और बोलो किसी को, और Yes, कोई, ma'am. और यहाँ तक कोई परेशानी। इसके बाद आता है एक्सेस प्रेशर, ये टॉपिक अच्छे से हो गया है। अब एक्सेस प्रेशर की बात करते हैं। एक्सेस प्रेशर क्या होगा, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, थर्ड वाला केस जो था वहां पर एडहेसिव फोर्स क्या है, कम है ना, रिजल्टेंट फोर्स के, यही तो पढ़ाया था। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब तुम रिजल्टेंट से याद मत रखना, तुम कोहेसिव से भी याद रख सकते हो कि कोहेसिव ज्यादा है, कोहेसिव ज्यादा है तो रिजल्टेंट किसकी तरफ जाएगा, रिजल्टेंट कोहेसिव की तरफ जाएगा, है ना। तो कोहेसिव की तरफ रिजल्टेंट जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि जो एडहेसिव फोर्स है वो रिजल्टेंट से कम है, दैट्स इट। तो वाटर अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि जो सरफेस बनेगी यहाँ पर कन्वेक्स बन जाएगी। यहाँ पर एडहेसिव देखो ये लिखा हुआ, यहाँ पर एडहेसिव जो है कांटेक्ट फोर्स से, सॉरी, कोहेसिव से ज्यादा है। मैंने क्या लिखाया है, तुम्हें एक सेकंड रुकना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कनकेव मेनिस्कस है ना, एक एक सेकंड, हेलो बेटा सुनो, कनकेव और कन्वेक्स में एडहेसिव फोर्स
किस में ज्यादा है एडहेसिव? हम कनकेव में, हाँ, कनकेव। कनकेव वाले में एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। एडहेसिव मतलब ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो यहाँ पर ज्यादा है। तो ज्यादा है मतलब ग्लास ट्यूब वेट हो जाएगी, है ना। ग्लास ट्यूब विल वेट, मतलब यहाँ पर पानी जो है चिपका हुआ मिलेगा, पानी यहाँ पर तुम्हें मिलेगा। अब जो कन्वेक्स वाला है, कन्वेक्स में कौन सा वाला ज्यादा है मेरा? कोहेसिव। यानी यहाँ पर मरकरी मरकरी आपस में इतना चिपका हुआ है कि मरकरी ग्लास की ट्यूब से चिपकेगा नहीं। तो मरकरी अगर ग्लास की ट्यूब से चिपकेगा नहीं तो यहाँ पर तुम्हारी जो ये ग्लास ट्यूब है ये वेट नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर लिखना डज नॉट वेट। अब ठीक है आदर्श, आकाश, जो जिसने भी पूछा था, डज नॉट वेट, पहले वाले में वेट। अब तो समझ में आ गया। अब तो मुझे नहीं लगता, सब चीजें एक दूसरे से लिंकअप है ना, लिंकअप है ना सारी चीजें। यस मैम। कनकेव में एडहेसिव Yes, ज्यादा है, ma'am. एडहेसिव ज्यादा है तो सिंपल सी बात है वो उसके ऊपर पानी चिपक जाएगा। कोहेसिव वाले में पानी चिपकेगा ही नहीं क्योंकि एडहेसिव फोर्स कम है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ जो याद रखने की हैं। अब देखो मुझे कोई शेप बता सकता है कि मरकरी का सर्कुलर शेप क्यों है और पानी का ऐसा पिचका हुआ क्यों है? क्यों है ये? कोहेसिव फोर्स की वजह से। हाँ, क्योंकि मरकरी के बीच में कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है। मरकरी के बीच में कोहेसिव फोर्स इतना ज्यादा है कि वो अपनी सर्कुलर शेप को लेके बैठा हुआ है। भाई कोहेसिव फोर्स ज्यादा मतलब सरफेस टेंशन ज्यादा है ना। कोहेसिव मतलब क्या है? सरफेस टेंशन का मतलब ही था कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है। तो अगर कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है मतलब सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है, तो ये हमेशा अपनी इसी स्फेरिकल शेप में बैठा रहेगा, इसे कोई तोड़ नहीं सकता क्योंकि इसके पास खुद का इंटर जो फोर्स है टेंशन का वो इतना ज्यादा है। ठीक है, तो मरकरी का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये पढ़ लिया हमने। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर में क्या चीज याद रखनी है? एक्सेस प्रेशर में दो चीज याद रखनी है। क्या क्या याद रखोगे? देखो ये मान लो मेरा लिक्विड का ड्रॉप है, याद ध्यान से सुनो, ये है ड्रॉप। क्या है? ड्रॉप। तो ड्रॉप में जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो एक ही होगा एरिया। मान लो अब इस बेटा इस ड्रॉप में एक तो प्रेशर होगा इनसाइड, एक प्रेशर होगा आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है, या अगर ये किसी हाइट नीचे है तो एटमॉस्फेरिक प्लस रो GH भी हो सकता है। याद रखना ये P इन है और ये P आउट है। तो हमेशा यहाँ पर जो इन वाला प्रेशर है वो ज्यादा होगा। तो P इन माइनस P आउट करो, ये किसके बराबर आएगा? 2T/R। T क्या है? टेंशन। T क्या है? टेंशन। R क्या है? रेडियस। ठीक है, ऑफ द ड्रॉप। तो इनसाइड प्रेशर, इसको लिक्विड का प्रेशर भी बोलते हैं, यानी P लिक्विड माइनस आउटसाइड का प्रेशर किसके बराबर है? 2T/R के बराबर है। और क्या लिख सकते हो इसको बताओ जल्दी। मैम यहाँ पे देखो आर क्या है? रेडियस, रेडियस इस ड्रॉप की रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या देखोगे? ये जो शेप बनाई है ये कौन सी शेप है? ये देखो इनसाइड की तरफ क्या बन रहा है? इनसाइड की तरफ कनकेव बन रहा है और आउटसाइड की तरफ क्या बन रहा है? कॉन्वेक्स। तो अब इसको, अब मैंने क्या लिखा था? लिक्विड माइनस आउटसाइड, तो लिक्विड की तरफ बना कनकेव, तो कनकेव में से कॉन्वेक्स का प्रेशर घटाया तो क्या बना? 2T/R बना। ये समझ में आया? तो इससे एक चीज और समझ में आई कि जहां पर कनकेव शेप बनी हुई है, जैसे मान लो मैंने ये तुम्हें एक ट्यूब दे दी, इस ट्यूब ने वाटर ने इस तरीके का शेप बनाया हुआ है, यहां मैंने पॉइंट ए दे दिया, जस्ट इसके नीचे बी पॉइंट दे दिया। सवाल आता है कि ए का प्रेशर ज्यादा है कि बी का, तो तुम किसका प्रेशर ज्यादा बताओगे? बेसिक। हाँ ये बोलो। वाले का। ए वाले का। हाँ, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला? कनकेव का प्रेशर ज्यादा है तो ये हर कहीं एप्लीकेबल है। मान लो तुम्हें कैपिलरी ट्यूब बना के दे दी, ये दे दी, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ कि बताओ ए का प्रेशर PA इक्वल्स टू PB। देखो जेई कुछ भी पूछ सकता है, PA इज ग्रेटर देन PB, नॉट डिटरमाइंड हो गया, यही क्वेश्चन बन गया इतना बेसिक सा। तो क्या आंसर है इसका? PA इज ग्रेटर देन
पीबी, क्योंकि ए वाली शेप कनकेव है, ठीक है। तो कनकेव का प्रेशर कन्वेक्स से ज्यादा है, याद रखना। ये जो पढ़ा रही हूँ आज का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विस्कस फ्लूइड स्टोक्स थ्योरम और सरफेस टेंशन, भर भर के सवाल आते हैं यहीं से। मैम छोटा सा टॉपिक है थ्योरी का। रीजन क्या होगा, हाँ, इसका रीजन क्या होगा ज्यादा होने का कनकेव वाले का? बता तो दिया, यही वाला रीजन है, ड्रॉप वाला रीजन है कि ये ड्रॉप, अगर सुनो, अगर लिक्विड का प्रेशर, ये अब तुम इतना वो फिर पूरा थ्योरी समझानी पड़ेगी, वन शॉट चल रहा है ये। रीजन इतना याद रखना कि देखो, अगर मेरे पास ये ड्रॉप है ना, ये ड्रॉप है, इसमें ऊपर से कौन प्रेशर लगा रहा है? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जिसे मैंने पी आउट का नाम दिया है। पी आउट और कुछ नहीं है, कैसा कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब एक इसको और कौन खींच रहा है अंदर की तरफ? सरफेस टेंशन फोर्स लगा रही है, टी। तो तुम देखो, अंदर की तरफ दो फोर्स हो गए ना, एक तो एटमॉस्फेरिक और एक टेंशन। अब इसको अंदर से खींचने वाले दो फोर्स हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेंशन। तो अगर ये दोनों फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स मिला ही नहीं, तो कभी भी तुम्हारे नेचर में ड्रॉप एग्जिस्ट ही नहीं करती। बात समझ रहे हो? नेचर में ड्रॉप एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर इनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई आउटवर्ड फोर्स नहीं होता। और वही आउटवर्ड फोर्स की जो बात हो रही है, वही आउटवर्ड फोर्स क्या है? लिक्विड का प्रेशर। बात समझ में आई? जो ये ऑरेंज कलर से बनाया है, तो लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है, ये रीजन है। तो लिक्विड कौन की जगह है? कनकेव की जगह। समझ में आ गए? यस इसलिए मैम। तो क्योंकि लिक्विड का जो प्रेशर है, यानी ड्रॉप के अंदर का प्रेशर, ड्रॉप के अंदर का प्रेशर लिक्विड प्रेशर है। ड्रॉप के अंदर का प्रेशर दो चीजों को बैलेंस कर रहा है, टेंशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये दोनों प्रेशर इतने ज्यादा हो गए और अंदर से बाहर, देखो ऐसे समझो बॉल की तरह, बॉल पे बाहर से, बॉल को बाहर से तुम फोर्स लगा रहे हो, अगर तुमने लगाने वाला प्रेशर ज्यादा हो गया तो बॉल क्या कर जाएगी? बॉल क्या कर जाएगी? पिचक जाएगी ना, स्क्वीज हो जाएगी। देखते हैं ना, कुछ समय बाद बॉल स्क्वीज हो जाती है, बॉल पिचक जाएगी। लेकिन अब बॉल में हवा भरवाते हो, तो जो तुम्हारे सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और उस बॉल के अंदर जो तुम हवा भरवा के लाए हो, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो गया ना, इसीलिए फिर वो बॉल क्या रहती है? ठोस रहती है। तो ये सब चीजें प्रेशर की चीजें हैं। अगर अंदर प्रेशर ना हो तो बाहर का प्रेशर इतना हो जाता है कि उस बॉल को पिचका देगा। जब कहते हैं कि हवा चली गई, इसमें हवा नहीं है, वो हवा नहीं है, वो बाहर के प्रेशर की वजह से बॉल पिचक गई, ये चीज होती है, ठीक है जी। ये होता है वो कॉन्सेप्ट। तो हर कहीं साइंस है, बेसिक चीजें हैं। जितना फ्लूइड को पढ़ने में मजा आता है, मुझे नहीं लगता कोई और ऐसा चैप्टर होगा जिसको आता होगा, क्योंकि यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, चीजें रटना नहीं पड़ता यहाँ पे। फिर इसके बाद देखो, फिर क्या आता है? ये तो लिक्विड का ड्रॉप पड़ा, फिर आता है बबल। अब बबल भाई साहब के केस में दो चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? अगर बबल का वो सरफेस एनर्जी वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, बबल के केस में, कि मेरे पास ये बबल्स हैं और ये बबल्स मिलके एक बबल बना देता है, तो याद रखना, जब यहाँ सरफेस एनर्जी लिखोगे तो क्या फॉर्मूला था सरफेस एनर्जी का? टेंशन इंटू डेल्टा ए, है ना। अब यहाँ पर जो एरिया है ना बबल का, देखो बबल की कितनी सरफेस है? एक तो ये इनसाइड और एक ये आउटसाइड, हाँ या ना? दो सरफेस है ना। ध्यान से सुनो, यही बच्चे गड़बड़ करते हैं, ड्रॉप और बबल में बहुत फंसते हो। सरफेस एनर्जी में अगर बबल आ जाए तो यहाँ एरिया दुगना हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि एक तो लेयर अंदर और एक उसके ऊपर लेयर। तो जब एरिया चेंज होगा या इंक्रीज इन द एरिया होगा, वो दो एरिया एक साथ बढ़े हैं ना, हाँ या ना। अब तुम कहोगे कि मैम एक तो R1 है और एक R2 है, तो क्या पाई R1 स्क्वायर माइनस R2? नहीं, इतना भी थिकनेस नहीं होता है कि जो अलग अलग लिखनी पड़े, बट थिकनेस होती है जिसको बस हम 2 लगा के मैनेज कर सकते हैं, R1 R2 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। गॉट इट? तो जब यस मैम। सरफेस एनर्जी में बबल का कॉन्सेप्ट आए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं आंसर गलत आएगा। ओके, अब देखो, अब प्रेशर में भी देखो, प्रेशर ऑफ लिक्विड माइनस प्रेशर ऑफ आउटसाइड इक्वल्स टू, पहले वाले में 2T/R था ड्रॉप में, बबल में कितना हो जाएगा? बबल में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो PL माइनस P0 इक्वल्स टू 4T/R। क्लियर हुआ? जाना मत, आज लास्ट पढ़ा रही हूँ ये चैप्टर, फिर नहीं कराऊंगी इसको। PL माइनस P0 इक्वल्स टू 4T/R। तो ये वाला हुआ तुम्हारा बबल का। कल मैं इस चैप्टर का वाइवा और क्वेश्चन पूछूंगी तुमसे क्लास में,
ठीक है, PYQs कराऊंगी बैठा के। ये देखो ये वाला क्वेश्चन अभी तुम्हारा 2025 का क्वेश्चन है, 2025 में एज इट इज छप के आया, छप के। देखो मैंने भी यहाँ पे ड्राइव खोल के भी रखा था, दिखाती हूँ। 11th क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11th पढ़ लिया। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस। तो एज इट इज उठ के देखो, यही क्वेश्चन उठ कहाँ गया, उठ के आया है 14th। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना तो मॉड्यूल्स आर वेरी हेल्पफुल, बट अब नहीं पढ़ने, अब जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ना है। तो ये RC का सरफेस एरिया पूछा है, कैसे निकालोगे RC का एरिया मुझे बताओ, कैसे निकाल सकते हो भाई? ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद यू आर फ्री टू गो। कितना मिनट, 3 मिनट बचे हुए हैं क्लास में, अभी रुक जाना, बताओ इसको कैसे करोगे। कॉमन सरफेस का रेडियस पूछा है, क्या होगा, कैसे निकाला जाए? तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हो इसका फॉर्मूला, कि अगर ऐसे कॉमन सरफेस का आता है तो क्या फॉर्मूला है, देखो कॉमन सरफेस का फॉर्मूला R1R2 अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। बाकी और अगर रटना नहीं चाहते हो तो देखो R1 वाली ड्रॉप का अंदर कितना होगा, P0 प्लस 4T बाई R1, R2 वाले का कितना होगा, P0 प्लस 4T बाई R2। तो ये यहाँ पर आ गया P0 प्लस 4T अपॉन R1, ध्यान से सुनना, इधर कितना आया, P0 प्लस 4T अपॉन R2। अब जो RC की सरफेस है ये कनकेव कन्वेक्स बना रही है, तो कन्वेक्स कौन सा है, R1 या R2? कन्वेक्स R1 है ना, अरे सुनो, कन्वेक्स वाला कौन सा है, R1। तो प्रेशर किसका ज्यादा है, R2 वाले का कि R1 वाले का? R2। R2 का ज्यादा है ना, R2 कनकेव शेप है, तो R2 वाली में से R1 घटाओ, कैसे देखो, P0 प्लस 4T अपॉन R2, ठीक है, प्लस माइनस क्या लिखेंगे, P0 माइनस 4T अपॉन R1। अच्छा ये तो RC वाले का है ना, तो इसका कितना बनेगा, एक मिनट रुको, अच्छा अच्छा ओके, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी भाई इसमें तो। यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन भी देखना पड़ेगा, ये वाला, यहाँ पर बाहर P0 है तो अंदर P0 प्लस 4T बाई R2 देख लिया, इधर P0 प्लस 4T बाई R2, और इस सरफेस का कितना बनेगा, इनमें डिफरेंस दिया हुआ है कि इनमें 4T बाई RC का डिफरेंस होगा। तो इस तरीके से एक बार देख लेना, बाकी डायरेक्ट रिजल्ट ये याद रख लेना, RC इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो एक बार तुम लोग घर से पढ़ लेना, किसी तुम्हारी बुक में लिखा हो, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब एक बार देख लेना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, कैपिलरी एक्शन। तो तुम्हारा होमवर्क आज के लिए क्या है, जो आज पढ़ाया है एक तो वो रिवाइज करना है, दूसरा कैपिलरी एक्शन वाला टॉपिक पढ़ के आना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे उसमें, बोलो लगेंगे क्या, लगेंगे क्या? अभी देखूंगी कितने बच्चे टिके हैं क्लास में, एक भी गया होगा ना अगली क्लास में नहीं आने दूंगी। एक ना, पीर बख्श नहीं आया आज की क्लास में, आया नहीं, फिर कहेगा मैं मैथ में क्यों, फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, फिर फिजिक्स में नंबर नहीं आएंगे, कहाँ से आएंगे नंबर इसके, बताती हूँ इसको भी, ठीक है। देन एवरीवन यू कैन लीव द क्लास। बाकी के बच्चों आज का होमवर्क तुम्हें बता दिया है, क्या है आज का होमवर्क, रिवीजन ऑफ कैपिलरी ट्यूब। बस राइज इन कैपिलरी है ना, तो जो तुम्हें पढ़ाया है ना वही उसके पीछे का रीजन है, पढ़ चुके हो तुम उसका रीजन, बस थोड़ा सा एक बार और कहीं से देख लेना, 10-5 मिनट में तुम समझ जाओगे। कल की क्लास में मिलते हैं, कल नहीं परसों, ठीक है, कुछ और चैप्टर पढ़ेंगे। बाय। कौन सा क्या पढ़ेंगे, क्या कह रहा है गौरव? क्वेश्चन करवाओगे नेक्स्ट क्लास में, या कोई नया हाँ टॉपिक? फ्लूइड्स के, नहीं फ्लूइड्स के क्वेश्चन कराऊंगी ना पहले, फ्लूइड्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं ये,
है ना। पहले फ्रूट्स के सवाल कराएंगे, उसके बाद फिर कोई नया चैप्टर शुरू कराऊंगी। नया चैप्टर मैं सोच रही हूँ इलास्टिसिटी करा दूं, ठीक है, इलास्टिसिटी कराएंगे। अगर तुम्हें 12th की रिवीजन चाहिए तो मुझे एक बार वो भी प्लीज बता देना कि अगर मैम फिजिक्स के किसी चैप्टर में 12th में दिक्कत है, क्योंकि मैं 11th पढ़ाए जाऊं और 12th भूल गए, तो ऐसा मत करना प्लीज, ठीक है। चलो ओके बाय। बाय मैम।